नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैटर्स चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ चैप्टर हमने बहुत डिटेल में ख़त्म किया, चीज़ें 13 से 14 क्लासेस लिया। उसमें अभी एक वीडियो और आएगी। देखिए एक वीडियो तो मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। उसी टॉपिक में, उसी फोल्डर में आपकी एप्लीकेशन में है। वो मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिया है, प्रेशर को कोरिलेट किया है, और एक और वीडियो आज ही अपलोड कर दी जाएगी एप्लीकेशन में ही, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। बहुत शानदार कंटेंट है और आपने देखा भी होगा भाई, मतलब जो पहले से कभी एग्जाम दिए हैं तो कितने सवाल बनते हैं जब एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं, हाइट आपका इंक्रीज हो रहा होता है, पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, तो प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस जो करने वाले हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होंगे, मैटर्स चैप्टर के एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन हैं, और आपके अभी तक पूछे गए एसएससी रेलवे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे भाई मैटर्स से मैंने करवा दिए। अब इस प्रैक्टिस के माध्यम से मैं तो आपको पूरा का पूरा चीज़ रिवीजन भी कराऊंगा, ये चैप्टर भी पदार्थ, साथ के साथ आपको जितने भी पूछे गए हैं वो सारा आपको एक ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अब इसमें मैंने सारे क्वेश्चन को यूनिक रखा है, अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। हर क्वेश्चन को मैंने रिपीटेशन में नहीं लिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर अधिक दिख सके आपको, लेकिन आपका कोई फ्रूटफुल सेशन ना निकल पाए। तो ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर ध्यान रखा है, क्योंकि कंसेप्ट पे इंपॉर्टेंट है काम करना, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व आउट करना में, ठीक है। बाकी हमारा अगर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो फोकस स्टडी विद अभी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। यहाँ आप एलपी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप यहाँ पे अगर साइंस के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर चाहते हैं इनरोलमेंट लेना तो एक बार जरूर देखिएगा। विथ कंटेंट आपको सारी चीज़ें सेल्फ हैंड रिटन के साथ, ठीक है ना। ना तो डिजिटल बोर्ड में आपको ये बोली जाएगी कि डिजिटल फ्लो, मतलब कि फ्लो डायग्राम देख करके देखिए, अल्टीमेटली वो काम आएगा नहीं। काम तो वो आपके हाथों द्वारा लिखे, जो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको बस प्रिंट करनी है और चीज़ों पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है, और उस प्रैक्टिस के दौरान जो नए नए क्वेश्चन आ रहे होंगे आप उस कंटेंट में लिखते चले जाएंगे, बस इतना करना है। चलिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से ही मिल जाएगा। पहला सवाल क्या बोला गया आपसे, देखिए पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, फ्लूइड, गैस, सॉलिड, प्लाज्मा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। देखिए मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात की जाए तो चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल सारी चीज़ें करवाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं, या फिर अगर मैटर की बात आपसे पूछ ली जाए तो मैटर किसे कहते हैं, तो मैंने ये कहा था कि इसकी दो कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक कंडीशन ये कि उसका क्या होना चाहिए, हैविंग मास होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब उसका अपना मास होना चाहिए, अपना द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरा मैंने ये कहा था कि वो क्या कर रहा होगा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से ही मिलकर के बना हुआ, एक तो आपका पदार्थ हो गया, ठीक है, दूसरी आपकी एनर्जी, एनर्जी जिसे हम फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, और केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो मैटर्स है इसका हमने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से किया, एक तो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन किया और एक हमने केमिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब आप भौतिक रासायनिक इसे कहेंगे, भौतिक वर्गीकरण कहेंगे हिंदी में। इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली किसी भी चीज़ों को क्या कर पा रहे, देख पा रहे, या फिजिकली वो आपके पास एपियर है। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब जिसे आप देख नहीं पा रहे, वहां पर कुछ केमिकल कंपाउंड होंगे जहां पर वहां पर क्या करेंगे, वो रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक। तो आप जिसे अपने मतलब कि आप उसे केवल फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते हैं। तो फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या बात की थी, आपके सॉलिड की बात की थी, लिक्विड बात की थी, ठीक है, और आपका गैस की हमने बात की थी। तो हमने ये कहा कि आपका जैसा कि एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना, ये ह्यूमन इंसान है, इंसान ही है, इसको हमने तीन कैटेगरी में रख दिया है। एक तो हो गया मेल, फीमेल, और एक हो गया ट्रांसजेंडर। देखिए अगर मेल की बात की जाए और अगर फीमेल की बात की जाए और अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए, ये तीनों के तीनों क्या है, तो आपके ह्यूमन बींग्स ही है, इंसान ही है। मतलब अगर सॉलिड की बात की जा रही हो, या फिर लिक्विड की बात की जा रही हो, या फिर गैस की बात की जा रही हो, ये तीनों है क्या, तो मैटर ही है। यानी कि मैटर का एक स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। अब हमने ये बताया था मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताए थे आपको, 5 प्रॉपर्टीज हमने बताई थी। जो पहला जिसमें हमने कहा था कि जो आपका पदार्थ होता है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से, या फिर मैंने कहा था छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सतत नहीं होते, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होते हैं।
फिर दूसरा पॉइंट में मैंने क्या कहा था, दूसरा पॉइंट में मैंने ये कहा था कि जो साइज होती है उस पार्टिकल्स की जिससे बनी होती है आपकी मैटर, वो काफ़ी क्या होती है, स्मॉल होती है, काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, जिससे हमें क्या करते हैं अपने नग्न आंखों से भी नहीं देख पाते हैं, जिसके लिए हम एक अच्छे हाई टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। वो छोटे से पार्टिकल की साइज की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आप घरों में हलवा सूजी वगैरह बनाते हो, तो उसका एक छोटा सा दाना आप अपने हाथों में लीजिए जिसे आप अपने आंखों से देख पाते हैं। लेकिन सोचिए वो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, पदार्थ बनी हुई है जिसको आप अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते, तो सोचिए उसकी साइज कितनी छोटी होगी। थर्ड प्रॉपर्टीज हमने ये कही थी कि जो आपके पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो बने होते हैं आपके छोटे छोटे पार्टिकल से, उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर उसे हम नाम देते हैं वॉइड्स का। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने हाफ ग्लास कंटेनर में पानी लिया है और उसमें मैंने सॉल्ट का इन्वॉल्वमेंट किया, तो पानी और सॉल्ट दोनों क्या पदार्थ है, यानी दोनों पदार्थ है, इट मीन्स दोनों किससे बनी होगी, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होगी। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है तो उन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और स्पेस होने के कारण इस सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वो पानी के जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो वॉइड है उस पर आकर ऑक्युपाई कर लेता है, जिससे हम उस कंटेनर या उस ग्लास में सॉल्ट को जब डालते हैं तो भी उस पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होते हुए दिखता, क्योंकि जो पानी है वो मैटर है, और मैटर है तो वो पार्टिकल से बना होगा जिसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। लेकिन अब आप उसमें मैंने कहा कि 1 चम्मच सॉल्ट लेना है, ऐसा नहीं कि अब 1 बोरा पानी सॉल्ट ही डाल दिए 1 गिलास पानी में, तो सिंपल सी बात है वो फिर फेनोमेना काम नहीं करेगी। ठीक, चौथी प्रॉपर्टीज हमने क्या बताई थी, चौथी प्रॉपर्टीज हमने ये बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी वो पार्टिकल जिससे बना होता है आपका मेटल, वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग नेचर का होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। जैसे कि मैंने पानी लिया था और मैंने क्या किया था, 1 स्पून कलर डाल दिया था और कुछ भी चीज़ें नहीं की थी, मैंने चम्मच से मिलाया तक नहीं था, लेकिन पानी का कलर क्या हो गया था, वो पूरा का पूरा ग्रीन कलर हो गया था, या रेड, जो भी कलर आपने लिया। तो ऐसा क्यों, इससे हमें यह पता चला कि पानी जो पार्टिकल से मिलकर बनी है और जो कलर पार्टिकल से मिलकर बनी है, उस पार्टिकल के पास क्या है, प्रॉपर्टीज है मूविंग करने का, ठीक है, जिसके कारण मूव किया पार्टिकल्स कलर की और उस पानी के कलर को पूरा चेंज कर दिया। और अंतिम जो प्रॉपर्टीज हमने 5वीं प्रॉपर्टीज पढ़ी, 5वीं प्रॉपर्टीज में हमने ये जाना कि जो आपके पदार्थ हैं, यानी जो मैटर्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वो उन सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या काम कर रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अंतिम जो प्रॉपर्टीज क्या था, ये उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उनके बीच क्या काम कर रहा होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये पूरा मैटर्स का प्रॉपर्टीज हो गया, हमने 5 आपके रिकॉल करवा दिया, विथ एग्जाम्पल हमने क्लासेस में ली है भाई। अब देखिए हम बात कर रहे होते हैं कि जो आपका मैटर है, मैटर का ही एक रूप है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको आप देख पा रहे होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड की अगर बात करूं, क्या आपको लकड़ी एक सॉलिड के फॉर्म में आप दिख पा रहे हैं, लिक्विड यानी कि पानी जिसे आप देख पा रहे हैं, गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एलपीजी गैस हो गया, आप उसे एटलीस्ट देख तो पाते हैं भाई, जब वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो आप देख रहे होते हैं कि किस प्रकार लिक्विड गैस के फॉर्म में जा रहा होता है। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे होंगे, एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, मतलब कुछ प्योर होगी, कुछ इम्प्योर होगी। इम्प्योर में यानी कि मिक्सचर, जिसमें कि एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ का क्या होगा, मिश्रण होंगे, मतलब उसके कम्बिनेशन होगी। और एक होगा आपका प्योर। प्योर क्या होता है, जहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ ही प्रेजेंट हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं उसको आपको आगे बताऊंगा, मतलब क्लासेस तो कंप्लीट हो रखी है भाई, एलिमेंट्स हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाई है। फिर एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड में फिर देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही समाया हुआ है, पूरा केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक, तो खैर ये सारी चीजें बात की बात है, ये पूरा केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है एक, जिसमें मैंने कहा था कि इसी के तहत हम लोग सारी चीज़ों को पूरी केमिस्ट्री खत्म करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और उधर हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप एकदम अच्छे से देखिए, उसमें आप बहुत जल्द आपका पीरियोडिक टेबल का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। और शानदार तरीके से कंटेंट जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न पे जो चीज़ें चल रही है, मतलब जिस लेवल पे आपके सवाल बन रहे हैं उन सारे सवालों पे काम किया गया। तो अभी हम बात करेंगे सॉलिड के ऊपर। अगर सॉलिड की मैं बात करूं तो सॉलिड क्या है, एक मैटर है। मैटर है इट मीन्स क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे इस प्रकार से। तो इनकी क्या खासियत है, इनको समझिए। ठीक है, देखिए
सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा, इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग काम करने के कारण इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर जो वॉइड होता है वो क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल के पास मूविंग करने का टेंडेंसी नहीं होता। तो आप कहेंगे सर मैटर के जो प्रॉपर्टीज आपने बताई कि इनके पार्टिकल के पास, मैटर के पार्टिकल के पास कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, जो हमने एग्जांपल दिया था कलर और पानी को मिक्स नहीं करे बिना वो पानी का कलर चेंज हो गया था। तो देखिए सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने फिक्स पोजिशन में होते हैं, वो अपने प्लेस में केवल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको यह बताया कि जो सॉलिड का शेप एंड साइज क्या होता है वो फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, ना तो इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होता है, और इनके बीच लगने वाला जो आकर्षित बल है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो सॉलिड होती है उसके पास उसकी जो रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी मतलब क्या मैंने कहा, कठोरता, दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन when some outside force is applied, ठीक है ना, दे टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि इसके पास क्षमता होती है कि आप बाहर से कोई भी फोर्स लगाइए ये अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगी। जैसे ये पेन क्या है, सॉलिड फॉर्म में, आप इधर से जैसे कि मैं इसको प्रेशर लगा रहा हूं लेकिन फिर भी इसके पास टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी, अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं करने की। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टिकल के बीच क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, स्पेस कम होगी, यहाँ पर क्या होगी आपके पास, इसके पास पोजीशन इसके पार्टिकल के फिक्स होगी, काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा हाई इलास्टिक होता है। हाई इलास्टिक का भी मैंने चीजें आपको बताया था, प्रत्यास्थता होती है। पर इलास्टिक मतलब क्या होगा, जो अपने शेप को बहुत ही मतलब कि चेंज करे और फिर से रिगेन कर ले, तो ये अपना शेप को ही क्या करता है, रिगेन करके ही रखता है। इसकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है, हाईली डेंसिटी होती है, क्योंकि पूरा क्लोज पैक्ड है, मतलब काफी घना, डेंस से आपको याद आ रहा होगा। ये क्या होता है, कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं होगा, आप कितना भी कंप्रेस करिए ये कंप्रेसिबल नहीं होते। संपीड़ितता नगण्य होती है। डिफ्यूजन यानी कि विसरण की प्रक्रिया इसमें देखने को नहीं मिलती है। आपको याद होगा डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। क्लियर है भाई? अब आइए लिक्विड की बात करें। अब देखिए पूरा मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ ये चैप्टर ही, ठीक है। लिक्विड भी क्या एक मैटर है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके इस प्रकार से बने होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। अब लिक्विड के पार्टिकल की बात किया जाए, यानी कि अगर आपको सॉलिड को लिक्विड बनानी है तो आप क्या करेंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल के पास जो प्रॉपर्टीज है उसको आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर आपको लिक्विड बनाना है तो लिक्विड की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है उसकी तरह करना पड़ेगा। मतलब अब इसके पार्टिकल के पास क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसके पार्टिकल के पास क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखिए इन लिक्विड की अगर बात की जाए तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो काफी ही ज्यादा वीक होता है। ये क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है। इसकी शेप एंड साइज क्या होती है, देखिए शेप एंड साइज इसकी फिक्स नहीं होती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने ये कहा था इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। उसके बाद इसके पास जो पार्टिकल होते हैं ना, इनके पास थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी होता है। देखिए इनके पास बहुत अधिक काइनेटिक नहीं एनर्जी होती है, इतना भी अधिक नहीं कि ये एक दूसरे को बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तोड़ करके इधर उधर मूव कर ले, नहीं, इनके बीच इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है कि सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए रहते हैं और हल्के हल्के इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है ना, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लूइडिटी, ठीक है, या फिर प्रवाह करने की इसके पास टेंडेंसी होती है। लेस डेंसिटी होती है, कंप्रेसिबल नेचर होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें होता है। अब बात करेंगे गैस की, तो गैस भी एक मैटर है, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के इस प्रकार से बना होगा। अब इनके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, एकदम जीरो होता है। नेक्स्ट, इनके बीच जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर उसे वॉइड कहेंगे, वो काफी ज्यादा होती है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद यहाँ पर लेस डेंसिटी होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इसके पास भी टेंडेंसी होगी फ्लो करने की, हाई काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है किसी को, तो आपको क्या करना है, सॉलिड के पास जो प्रॉपर्टीज थी उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके आपको कैसे करनी पड़ेगी, लिक्विड की प्रॉपर्टी की तरह। और अगर आपको लिक्विड से गैस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है उसको गैस की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की तरह चीजें काम करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन भी कुछ करते चले तो आपको भी कॉन्फिडेंस फील होते चलेगा। तो पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में काम कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा था सॉलिड में। तो सिंपल सा सवाल है भाई सॉलिड, ठीक है। देखिए सवालों को वैसा ही लिया गया जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप उठा भी लीजिएगा, एग्जाम्पलर के मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम्पलर के थे या कि नहीं थे। प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, एसएससी रेलवे जहाँ भी पीसीएस वगैरह जो भी अच्छा सवाल है वे सभी। देखिए दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस, यानी कि नॉट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, इस पे आपको बात करनी है। विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस यानी कि पदार्थ के रिगार्डिंग आपको बात करनी है भाई। चलो पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या स्टेटमेंट बोला गया कि देयर इज, चलिए ए को अभी छोड़िए, चलिए बी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आंसर ही वो आप देख लेंगे, ठीक है, लेकिन हम भाई चीजों को समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, क्या लिखा गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सततता, ठीक है ना, स्थानांतरित होते हैं। तो सिंपल सा बात है भाई, हमने क्या कहा था, जो मैटर है जो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या, अच्छा फ्लूइड की अगर मैं बात कर लूँ तो फ्लूइड का किसे बोलते हैं, जो आपका लिक्विड और गैस जो है, ठीक है ना, इन दोनों को क्या कहा जाता है, फ्लूइड। क्यों कहा जाता है फ्लूइड, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जिसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है ना भाई, ये सब चीजें आपको याद होगी। तो अगर फ्लूइड की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, और एयर की अगर बात की जा रही है यानी लिक्विड और गैस की बात कर दी जा रही है, तो लिक्विड और गैस के पार्टिकल के पास होता क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने बताया, यानी कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है भाई, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल स्पेस होता है, लेकिन ए ऑप्शन क्या बोल रहा था आपसे, ए ऑप्शन बोल रहा था कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने क्या कहा था कि बीच इनके पार्टिकल के बीच में एक आकर्षित बल काम कर रहा होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यहां इन्होंने लिखा नो अट्रैक्शन, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता। अगले सवाल पे चलते हैं। अब तीसरा सवाल क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, तो ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ठोस के कणों के संदर्भ में, तो याद रखना सॉलिड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की बात की जा रही होगी, ठीक है ना, तो ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, आइए बात करते हैं। पहला अगर ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया, दे मूव रैंडमली, ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ठीक है, ठीक है ना भाई, दे मूव रैंडमली, तो रैंडमली क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, गतिशील होते हैं। दे आर लार्ज गैप्स विद, अच्छा एक मिनट, सॉरी भाई, सॉलिड की बात की जाए ना तो दे आर लार्ज गैप, सॉरी दे आर मूविड नहीं होता, मैंने क्या कहा था, सॉलिड की अगर मैं बात कर लूँ भाई, देखिए इनके पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। देखिए सवालों की नेचर को देखिए किस प्रकार से प्रॉपर्टीज में, आपका पूरा सॉलिड लिक्विड गैस पूछ लिया अभी इस सवाल में, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दे मूव रैंडमली, तो यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दे आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, बिल्कुल नहीं, इनके पास तो स्पेस ही नहीं होता, हाईली क्लोज पैक्ड होते हैं। दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बिल्कुल सही जवाब, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं इनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं। और अंतिम ऑप्शन है दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, भाई यहाँ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अगर बात की जाए तो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अगले सवाल पर अगर देखा जाए, यानी कि फोर्थ सवाल जो आपको दिया गया है, फोर्थ सवाल में क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार, ठीक है ना, तो देखिए अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई, ये आपसे पूछी गई। तो देखिए अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर स्टेट पूछी जाए तो हमने क्या कहा था, 5 स्टेट, एक हो गया आपका सॉलिड, एक हो गया आपका लिक्विड, एक हो गया आपका गैस, चौथा है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए, आपकी अगर रिवीजन ही हो तो अच्छे से ही हो, अगर चौथी अवस्था की बात की जाए तो ये क्या है, आपकी प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में क्या होगा, ये जो आपके हम लोग क्या बोले, सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे लिक्विड की तरह, और अगर लिक्विड को गैस बनाना तो लिक्विड के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे गैस की तरह, या फिर अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है तो सॉलिड की पार्टिकल को हम लोग चेंज करेंगे गैस की पार्टिकल की तरह, यही कर रहे थे। तो अब अगर हम प्लाज्मा बनाना है तो देखिए इसमें हम इतना हाईली टेम्परेचर यहाँ होता है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आयंस का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होती है किस फॉर्म में होता है, आयन फॉर्म में होता है। और प्लाज्मा के बाद अंतिम जो स्टेट है, यानी 5वीं स्टेट की जो बात कर रहे हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी कि बोस आइंस्टीन संघनन, यानी कि टोटल 5 स्टेट होते हैं। लेकिन भाई
आपने मेरे जो एप्लीकेशन में आपने मैसेज भी किया था कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर में तो हमने पढ़ा है मैटर्स के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेशन, लेकिन हमने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस पे काम किया। रीजन बेहतर है कि एनसीईआरटी में भी यही चीज़ आपको पढ़ना है और आपके सिलेबस में भी यही चीज़ें दी गई है। प्लाज्मा के बारे में बस जितना मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं हाई टेम्परेचर में होते हैं, जिसके कारण वो किस फॉर्म में होता है, आयन के फॉर्म में होते हैं, और अंतिम अवस्था बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेशन। अभी उस पर वो सब काफ़ी ग्रेजुएशन लेवल पे या जिनका ऑनर्स होता है केमिस्ट्री, उन सबको को वहाँ पे डिटेल स्टडीज करनी पड़ती है। 5वां सवाल, What cannot be identified from the figure given below? नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? ये आपको फिगर दे दी गई है, अब हमें ये बताइए कि इस फिगर से आप क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी सीन। देखिए ये जो आपको अरेंजमेंट दी गई है सॉलिड की, क्या इस अरेंजमेंट से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो लिक्विड की है, ये गैस की है, ये प्लाज्मा की है, कोई दिक्कत है? नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? ये बिल्कुल अनुमान लगाया सकता है कि पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनके जो गैस है, इनके पार्टिकल की पूरी अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, पार्टिकल्स प्लाज्मा के सारे को देख पा रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, सॉलिड की पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें अगर दूसरी ऑप्शन की, तो दूसरी ऑप्शन आपसे क्या बोला गया? तो देखिए दूसरा ऑप्शन में आपसे बोला गया कि प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, ठीक है ना। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। भाई देखिए ये अब यहाँ समझिए, ये बायोलॉजी का एक आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में जब ब्लड पर पढ़ रहे होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब उसमें प्लाज्मा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। तो ये गलत है, ये सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आरबीसी के बारे पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स के बारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगा प्लाज्मा के बारे। तो वो बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। देखिए इसमें लिखा है कि प्लाज्मा इज अ फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। तो सारे बॉडी के जो सेल होते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि एक गलत स्टेटमेंट है। और आप अगर बात की जाए इस फिगर से, इसका कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया? दिस फिगर, यानी जो आपको 4 डायग्राम देखा आपने, दिस फिगर रिप्रेजेंट द 4 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, ठीक है ना। यानी कि 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है प्लाज्मा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बिल्कुल। दिस फिगर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि जो फिगर दी गई थी ये हमें क्या है, सॉलिड के बारे में भी, लिक्विड के बारे, गैस और प्लाज्मा के बारे हमें क्या दे रही थी? जानकारी दे रही थी, बिल्कुल सही बात है। अंतिम अगला ऑप्शन डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन को, क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले डिफ्यूजन को समझ ही लेते हैं। चलिए आइए देखिए, डिफ्यूजन को अगर हिंदी में बोला जाए तो डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं विसरण, ठीक है। डिफ्यूजन को हम लोग कहते हैं हिंदी में विसरण। देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने क्या कहा? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल का क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग हो रहा है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी दो मैटर को पास ला कर छोड़ दो और दोनों मैटर के पार्टिकल्स अपने अपने क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे, उसे ही आप कहेंगे डिफ्यूजन। जैसे कि ये पेन क्या है? एक पदार्थ है और ये ढक्कन भी पदार्थ है। अब दोनों को क्या करेंगे? आप पास में ला करके छोड़ दीजिए, तो क्या दोनों इंटरमिक्स हो गया? यहाँ नहीं हो रहा इंटरमिक्सिंग, तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंटेनर मैंने लिया, एक कंटेनर में मैंने पानी ले लिया, ठीक है। पानी क्या है आपका? वाटर क्या है? वाटर क्या एक मैटर है, पदार्थ है, बिल्कुल। अब मैंने एक स्पून लिया, ठीक है, स्पून में मैंने ले लिया है शुगर। अब शुगर क्या है आपका? मैटर है, शुगर को मैंने इसमें डाला, तो ये क्या शुगर और पानी इंटरमिक्स नहीं करेगा? बिल्कुल कर जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा? डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आइए, अब जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ से कोई गैस बाहर निकल रही थी, मान के चलते कोई भी गैस होगी, और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है आपका CO2 गैस, तो क्या यहाँ ये गैस इसके साथ इंटरमिक्स नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो मैंने देखा ये कि जो आपका लिक्विड है और जो गैस है, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला? क्या मिला? डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन ये जो सॉलिड का एग्जांपल लिया, पेन और ढक्कन, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता। तो बस सिंपल सा सवाल है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस किसमें नहीं होगा? तो डिफ्यूजन प्रोसेस किसमें नहीं होगा? तो डिफ्यूजन प्रोसेस आपके सॉलिड में नहीं होगा, लेकिन किसमें होगा? आपका लिक्विड में होगा और गैस में होगा। और लिक्विड और गैस को हमने क्या कहा? फ्लूइड कहा। तो डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी, किसमें सबसे ज्यादा अगर होगा, आपसे पूछा जाएगा तो बताइए भाई। देखिए सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है,
यानी इंटरमिक्सिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा भाई, गैस तुरंत सबसे ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा, एकदम नगण्य होगा। ये हाईली काइनेटिक एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था कि आप किचन में खाना बना रहे होते हैं, आपके रूम तक चीजें क्या होती है, महक आ रही होती है। क्या होते हैं, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग इन नेचर होते हैं। तो वहां का गैस और आपके रूम का गैस क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया, यहां भी डिफ्यूजन देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपको डिफ्यूजन देखने को मिलता है गैस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैस। ठीक है ना, हाईली इंटेंसिटी से जो आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा गैस में, हालांकि लिक्विड में भी होगा, गैस में होगा, लेकिन यहां पूछा गया कि एक्सट्रीम इंटेंसिटी से, यानी कि अत्यधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, क्या बताना, इनकरेक्ट बताना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लिक्विड और गैस के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हो गया। आगे देखते हैं और भी कुछ इनकरेक्ट मिल जाए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही। दे आर सम स्पेस बिटवीन, ये बिल्कुल सही है भाई। ये सब हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि ये अभी मैंने ऑप्शन ले रखे थे। हिंदी में बोलूँ तो बोला गया कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के पार्टिकल जो कण जो होते हैं उनके बीच आकर्षित बल काम कर रहा होता है। उसके बाद 5वां ऑप्शन में जो लिखा गया है कि देयर आर सम स्पेसेस, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं 8वें सवाल पे। क्वेश्चन 8, डैश इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो मैंने क्या बोला, प्योर मतलब क्या होगा, शुद्ध मतलब क्या होगा, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। ठीक है, मिलावट मतलब क्या होगा, उसमें एक से अधिक कोई तत्व या एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अभी मैंने कहा एलिमेंट, तत्व, क्या ये चीजें क्लियर हो रही है आपको? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल मैंने बताया, मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो इसका डाला है भाई। अगर जो एडमिशन हमारे में नहीं लिए हुए ना, जो डिजिटल बोर्ड और फ्लो चार्ट से जो पढ़ रहे हैं ना भाई, यहाँ जो इतने कम फी में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। और यकीन मानिए आपके रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट है ये। ठीक है, और बहुत अप टू लेवल, हाई लेवल पे मैंने चीजें रखी है। खैर, डैश इज अ प्योर सब्सटेंस, मैंने बोलूँ कि शुगर सॉल्यूशन, तो देखिए चीनी के घोल में क्या होगा, पानी होगा, चीनी होगा, उसमें बहुत सारे कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। मीथेन है, मिल्क है, ईयर है। मिल्क की दूध, दूध में क्या क्या होगा भाई, बहुत कुछ होगा, प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारी चीजें होती है, पानी वानी सब होती है। ईयर, हवा में बहुत सारी गैस का मिक्सचर होगा। तो प्योर तो कोई नहीं रहा। मीथेन की बात की जाए तो अब देखिए मीथेन, मीथेन क्या है, मीथेन आपको हमें ये बताइए एलिमेंट्स है या कंपाउंड है। तो आप देख रहे हैं सर मीथेन CH4, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि दो एलिमेंट्स है यहाँ प्रेजेंट। यानी कि ये मैंने कहा दो एलिमेंट्स, या ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स है, ऐसे बोलना चाहिए। तो ये क्या है, कंपाउंड है। और अगर कंपाउंड और एलिमेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, आपकी प्योर होती है, शुद्ध पदार्थ होती है। ठीक है ना, इसलिए इसका सवाल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जिसे हम कण कह रहे थे, उसको हमने नामकरण कर दिया एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, यानी कि परमाणु और कण में। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं क्लास की सारी चीजें। फिर मैंने ये कहा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स, जो आप अणु कह रहे होते हैं, वो क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम, या फिर जब कण आपस में मिल जाते हैं या फिर एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। जब सेम टाइप्स ऑफ एटम या फिर सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व या एलिमेंट कहते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या विभिन्न प्रकार के परमाणु या विभिन्न प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तो उससे बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। यानी मीथेन कैसा है, तो कंपाउंड है, एलिमेंट्स नहीं है भाई। बहुत डिटेल में चीजें चले हम लोग क्लास में जो चले हैं, और अगर आप लोग ने शिद्दत से चीजें कंप्लीट की है तो आपको मजे भी आ रहे होंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना। अब आपको देखना, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बोला गया रिजिडिटी दिया है, टफनेस, दृढ़ता जिसे कहते हैं, उनके बारे इन्होंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द। यहाँ पे रिजिडिटी की बारे क्या बात की जा रही है, देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, बिल्कुल, while liquid attain the size of their vessel and if in gases have no shape, ठीक है भाई।
अरे भाई रिजिडिटी क्या बोलता है, रिजिडिटी हमें यह बताता, हमने क्या बोला कि दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन सेफ व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। मतलब रिजिडिटी का मतलब यह है कि रिजिडिटी के पास, टफनेस का मतलब यह है कि हमारे पास एक, हमारी रिजिडिटी अगर बहुत अधिक है, टेंडेंसी मतलब हमारे पास क्या है कि आप हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर लगाएं हम अपना शेप एंड साइज मेंटेन करके रखेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ तो सॉलिड लिक्विड गैस के अरेंजमेंट कन्फिग्रेशन के बारे बताई जा रही है, तो ये तो गलत है भाई। चलिए आइए दूसरा बी के बारे देखा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी की बात की गई है। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में यहाँ क्या लिखा गया, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर द प्रॉपर्टीज फाउंड इन गैसेस। बिल्कुल कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि आपने, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर देखिए अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या है, आपका मैटर है। अब मैंने इसको कंप्रेस किया तो देखिए, ये देखिए यहाँ गैप है, इसका क्या हो गया, इसका शेप साइज चेंज हो गया, ठीक है, हाई प्रेशर पे, ठीक। यही यहाँ पे लिखा गया है कि क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट रिड्यूसेस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर एंड दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन गैसेस, ठीक है ना। गैसेस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी, और मैंने अभी आपको बताया भी भाई, यहाँ पे ये रहा आपका एग्जांपल। गैस में क्या होता है, हाईली कंप्रेस, क्योंकि इसके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होते हैं इनके पार्टिकल्स के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं, ओनली ए इज ट्रू, बिल्कुल नहीं, ओनली बी इज ट्रू, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बोथ बी ए बी गलत नहीं है, बी तो सही है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं 10वां सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपोरेशन। अब बताइए एवोपोरेशन को मैंने कितना अच्छे से आपको समझाया था भाई, क्या आपको याद है या नहीं। एवोपोरेशन क्या था, एक कन्वर्जन था, क्या चीज से कन्वर्जन था, लिक्विड से वेपर, ठीक है ना, ये क्या था, एक कन्वर्जन ही था, ठीक। The phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। मैंने यही कहा था कि लिक्विड का एवोपोरेशन मैंने क्या बताया था, यानी कि एवोपोरेशन मैंने ये बोला था कि लिक्विड का, ठीक है ना, लिक्विड का क्या चीज बन जाना, गैस में बन जाना या फिर वेपर में बन जाना, किस टेम्परेचर में, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है ना, एट एनी टेम्परेचर, बट यार गलत हो गया, यहाँ लिखा गया एट एनी टेम्परेचर, बट वो क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, किसके बिलो, बॉइलिंग पॉइंट से। यही था एवोपोरेशन, यही कहा ना भाई, ये भी क्या एक कन्वर्जन है, एवोपोरेशन भी एक कन्वर्जन है। एवापोरेशन की अगर बात की जाए, एवापोरेशन भी क्या है, एक कन्वर्जन है। इसमें क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका गैस में चेंज हो जाता है, और किस टेम्परेचर में, तो हम लोग कहेंगे एट एनी टेम्परेचर पे होता है ये। बट वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो होनी चाहिए, किससे बिलो होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से। जैसे पानी की अगर टेम्परेचर कितनी होती है बॉइलिंग पॉइंट की, सॉरी पानी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी में जो एवोपोरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपल सी बात है ना, एवोपोरेशन मतलब कपड़ा आप क्या सूखने देते हो, तो क्या उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, नहीं, पानी तब भी उसमें भाप में बदल जाता है। फ्लोर में आपका गिरा हुआ पानी क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो खौल करके भागता, नहीं, वो किसी भी टेम्परेचर में 30, 40, 35 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। तो यही हो गया एवोपोरेशन। अब हमने बताया था इसका कई सारे एग्जांपल। एवोपोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, जो आपके हाथों में पसीने आ जाते हैं, पसीने के अगर मैंने इस प्रकार से एग्जांपल समझा तो यहाँ पर आपका पसीना का जो पार्टिकल्स था, ये क्या किया, आपके बॉडी से इसने हीट लिया, हीट लेकर के ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस में बदल गया, यानी क्या 100 डिग्री सेल्सियस में बदल, नहीं, यानी यहाँ एवोपोरेशन हुआ, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट में एवोपोरेशन हो गया। तो इसने यहाँ से आपके बॉडी से हीट लिया तो इसके कारण क्या होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा फील होता है। और एवोपोरेशन मैंने ये बताया था कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, जो एवोपोरेशन होगा सबसे पहले किसका होगा, जो सरफेस में, जो अपर सरफेस में जो पार्टिकल्स होंगे उसको, उसमें क्या होता है, एवोपोरेशन होता है। और एवोपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सरफेस फेनोमेना। अपर सरफेस में जो पार्टिकल्स होंगे जिसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि गैस में बदलना तो उसके पास क्या होना चाहिए, हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, तो इसलिए कहा जाता है एवोपोरेशन को सरफेस फेनोमेना। फिर कई सारे फैक्टर है, सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा, एवोपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि कपड़ा को मोड़ करके रखिए और फिर एकदम पूरा खोल करके पसारिए, ठीक है ना, तो कौन सबसे पहले सूखेगा, तो जो खोल करके आप डालोगे धूप में, क्योंकि उसने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया आपने। अब जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, यानी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक वेल मैनर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तो उसमें सबसे पहले एवोपोरेशन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एवोपोरेशन रेट और अधिक होगी। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी काफी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ईयर, मतलब जो आपका ईयर है, ईयर में क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ईयर। अगर हाई ह्यूमिडिटी अगर मैंने लिखूं, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी है मतलब बहुत ज्यादा आर्द्रता है, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपके ईयर में काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर काफी ज्यादा है,
तो भाई हमें ये बताइए, अगर वाटर तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा। फ्लोर में आप 1 बाल्टी पानी गिराइए और फ्लोर में, उसी फ्लोर में आप 1 मग पानी गिराइए, सबसे पहले कौन वाष्प में बदलेगा, 1 मग वाला पानी। तो अभी जो हवाएं चल रही है ना, अभी हवाओं में क्या है, ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब क्या नहीं है, पानी की क्वांटिटी कम होगी हवा में। तो अब इसमें एवोपरेशन इसकी क्या होगी, बहुत जल्दी होगी भाई। अगर हवा में पानी नहीं है, कपड़ा सूखने दोगे आप, बरसात में क्या होता है, कपड़े काफी धीरे धीरे सूख सकते हैं, क्योंकि वहां एवोपरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो आपने अभी अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, अगर आप गर्मी के टाइम में अगर दीजिएगा कपड़े सूखने के लिए तो काफी जल्द, क्योंकि जो हवाएं चल रही होती है उसमें एयर नहीं होता है, वो केवल आपके पानी, कपड़े में होता है पानी, तो उसको एवोपरेट कर लेता है। लेकिन क्या हुआ, बरसात में वो हवा में भी ह्यूमिडिटी आ गई, पानी आ गई, तो उसको भी अपना क्या करना पड़ेगा, एवोपरेशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके कपड़े, तो उसलिए वहां पे एवोपरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है भाई। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा काफी डिटेल नहीं जा पाएंगे अभी यहाँ। क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपरेशन। तो भाई आपने अभी देखा ह्यूमिडिटी के बारे में, मैंने बताया रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगले सवाल पे, डैश इज अ सरफेस फेनोमिना। भाई अभी मैंने कहा सरफेस फेनोमिना, जो अपर सरफेस में जो एवोपरेशन देखने को मिलता है। आगे आइए भाई, ये सब आपके एग्जाम्पलर के सवाल हैं, ठीक है। 1 मिनट यार, इसको ठीक कर रहा हूँ। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फेनोमिना, 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फेनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ये जो फेनोमिना दिया हुआ डिफ्यूजन एवोपरेशन, तो इनमें से कौन आपको सही मैनर में अरेंजमेंट है, अगर आप क्या करेंगे, वुड इंक्रीज, ये फेनोमिना इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट हमें देखना। चलिए, डिफ्यूजन, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो क्या डिफ्यूजन, भाई डिफ्यूजन अभी मैंने क्या बताया था, लिक्विड और गैस में, सॉलिड में होता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा तो ज्यादा हो रहा था डिफ्यूजन, ये तो सही है। एवोपरेशन भी ज्यादा हो, कंप्रेशन, भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। तो आपने देखा गैस में क्या हो रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास भाग रहे, तो पहला ऑप्शन गलत। एवोपरेशन तो बिल्कुल, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एवोपरेशन रेट इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन बिल्कुल वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस, दिस इज द राइट आंसर, हो गया बी। चलिए सी डी भी देख लेते हैं। एवोपरेशन बिल्कुल है, डिफ्यूजन बिल्कुल सही, कंप्रेशन होगा नहीं, गलत। एवोपरेशन, सॉलिबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन, कंप्रेशन होगा नहीं, खत्म। आगे सवाल पे आइए, बहुत अच्छा सवाल है ये सब। देखिए अब ये एग्जाम्पलर का सवाल ऐसा ही मिलेगा आपको, एग्जाम्पल दे करके ही ये लोग पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट पूरा चेक करते हैं और क्या, सीधा बात है भाई, अच्छा करते हैं। सीमा विजिटेड आ नेचुरल गैस, ठीक है ना, कोई नेचुरल गैस में गई होगी, ठीक है ना, कंप्रेसिंग यूनिट में गई है। फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में गैस को लिक्विफाइड किया गया है, ठीक है, एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विथ फ्रेंड्स ही गॉट कंफ्यूज, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन। मतलब क्या है समझिएगा, सीमा गई है एक नेचुरल गैस यूनिट में, कंप्रेसिंग यूनिट में, उन्होंने क्या देखा कि जो गैस है उसको लिक्विफाइड फॉर्म में रखा गया है। लेकिन गैस को लिक्विड के फॉर्म में जो रखा गया है, मतलब जो आप घरों में यूज करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर, जिसमें होता तो गैस है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन वहां पर 2 फैक्टर काम कर रहे होते हैं, एक टेम्परेचर और प्रेशर। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर किस कंडीशन में होते हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है, या हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर होता है, मतलब क्या किस कंडीशन में होता है। तो देखिए हमने आपको ये बता रखा वैसे। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, आप हमें ये बताइए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, पार्टिकल पास हाई काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो उसके पास क्या होगा, टेंडेंसी गैस में बदलने की। और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। हाँ, अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो गैस में बदल गया, और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, चलिए मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ, ये भागेगा, यानी कि ये गैस के लिए सेटिस्फाइड हो रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गैस से लिक्विड के पास आ रहे हैं, यानी कि गैस से अगर हमें लिक्विड के पास आना है, यानी कि पार्टिकल्स को क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी कम करना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम जाएगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे भाई, इंक्रीज करेंगे। इससे ज्यादा अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो देखिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए भाई 13th क्वेश्चन की बात की जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक, द फ्लो करने की प्रॉपर्टी क्या यूनिक है, जिसे हम क्या कर रहे थे, फ्लूइडिटी किसमें होता है, केवल और केवल लिक्विड और गैस में होता है, या आप बोल सकते हैं फ्लूइड में होता है। चलिए भाई
करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, बिल्कुल नहीं, गैस तो करती है, सही है, लेकिन इसके साथ साथ लिक्विड भी करती है। गैसेस सॉलिड तो होगा नहीं, गैसेस एंड लिक्विड, बिल्कुल ऑप्शन सी सही, एग्जाम्पलर का सवाल है भैया। आगे बात करेंगे, ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन। देखिए सुराही आपने सुना होगा, घैला वगैरह, ठीक है ना, उसमें क्या होता, पानी ठंडा होता, वहां पे क्या काम करता, वही एवोपरेशन काम कर रहा होता, ठीक है ना। बाहर की हवाएं गर्म आई, ठीक है ना, तो वो क्या करे, गर्म आई तो उसने क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट किया बाहर, ठीक, तो जिससे पानी रखा हुआ जो अंदर पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अब इसके पीछे भाई डिटेल अब लग जाएगा समझाना, इतना समझ लीजिए, जो सुराही अर्थ पोर्टन जो होता है वहां एवोपरेशन काम करता है, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल, अंतिम नहीं होगा, और भी सवाल हैं। हाँ, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, विच वन इज करेक्ट अरेंजमेंट। ओके मेरे भाई, चलो भाई अरेंजमेंट करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, वाटर एयर विंड, वाटर में सबसे ज़्यादा होगा। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वाटर में, एयर में और हवा में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर आइए सॉल्ट में, जूस में है, सॉल्ट सॉलिड में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा। फिर जूस लिक्विड में है, गैस, तो ये सही होगा। एयर, शुगर, ऑयल, एयर में पहले गैस आ गया तो गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होगा भाई, ठीक है ना, गलत हो गया। ऑक्सीजन गैस में तो होगा नहीं, सबसे वीक होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या, सबसे ज़्यादा होगा किसके पास, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। भाई याद नहीं आ रहा, अभी तो हमने आपको करवाया सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, उससे फिर थोड़ा सा कम इसमें, उससे थोड़ा सा और भी कम नगण्य हो जाता है आपका गैस में, खत्म। अब लास्ट टेम्परेचर कन्वर्टिंग का भी एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, इसको भी देख लीजिए। कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, मतलब क्या है भाई, देखिए आपको कोई भी टेम्परेचर अगर दे दिया गया है सेल्सियस में, जैसे कि मान लिया आपको दे दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको बोला गया इसको केल्विन में चेंज करिएगा, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 से ऐड कर देंगे, 273 + 20 ऐड करिएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, मतलब 3 7 2 9 293 केल्विन, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस, इसको आप चेंज करें केल्विन में, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, इसको 273 से बस ऐड कर देंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा केल्विन में, यानी कि 283 केल्विन, समझ गए, यानी कि 273 से ऐड करना। और अगर आपको दे दिया जाए 290 केल्विन, तो अब क्या करेंगे, इसको सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, 290 को माइनस कर देंगे 273 से, तो 273 से माइनस करेंगे तो ये सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, एक मिनट, सेल्सियस में चेंज हो जाएगा तो कितना आ गया, 80 10 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब देखिए 17 को 273 से ऐड करिएगा तो 290 केल्विन आ जाएगा, यही वाला, समझ गए। यानी कि अगर केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करना है, और अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना है। तो आपको करना क्या, केल्विन स्केल में 25 डिग्री सेल्सियस, कौन कौन सा, 25 38 66, ठीक है ना, क्या क्या है मैं लिख ले रहा हूँ, 25 38 और 66, ये सभी क्या चाहिए आपका, डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है केल्विन में। इसको केल्विन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे, ये आपका चेंज हो जाएगा केल्विन में। इसको भी हम क्या करेंगे, 273 + 38 ऐड कर देंगे, ये भी चेंज हो जाएगा आपका किसमें, केल्विन में। और इसको भी 273 + 66 कर देंगे ऐड, तो ये भी चेंज हो जाएगा केल्विन में। कितना हो गया, 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। इसको ऐड करेंगे 8 3 11 7 3 10 11 311 केल्विन, और इसको ऐड करेंगे 6 3 9 7 6 13 339 केल्विन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, 339 311 298, 339 311 298 केल्विन, सही। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है मैटर से। अब जितने सवाल होते हैं आप उठाइए, लगाइए, आपका एक सवाल छूटेगा नहीं। एसिड बेस सॉल्ट का आप सवाल उठाइए, आपका कहीं से भी उठाइए, आपका नहीं छूटेगा, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। आप पीसीएस लेवल तक के, सीडीएस एनडीए के लगाइए, इससे अलग नहीं जाएगा भाई। हाँ, आप केवल एक बॉइलिंग पॉइंट वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप उसका भी क्वेश्चन बना रहे होंगे। मेल्टिंग पॉइंट का तो कर दिया हूं। चलिए भाई, दैट्स ऑल, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।